हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम द मॉर्चुअरी असिस्टेंट मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2026 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम रिबेका नाम की एक इंटर्न को देखते हैं जो एक मुर्दा घर में काम करती थी, जिसका मालिक रेमंड है, जो रिबेका को अंतिम संस्कार का पूरा प्रोसेस समझा रहा है कि कैसे केमिकल्स के जरिए बॉडी को सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रोसेस में बॉडी से खून और नसें जैसे सभी फ्लूइड्स निकाल दिए जाते हैं और उनकी जगह ये केमिकल्स पंप किए जाते हैं ताकि बॉडी खराब ना हो। खैर, आज वहाँ एक बॉडी आई और रिबेका अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी और इसी बीच रेमंड ने रिबेका की कलाई पर कट का निशान देखा। फिर बॉडी के पैर हिलने लगे और रेमंड ने ये देखा लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि रिबेका उस समय नोट्स ले रही थी, इसलिए उसने औरत के पैर हिलते हुए नहीं देखे। फिर रिबेका ने बॉडी को साफ किया और फ्रीजर में रख दिया। फिर वो बेसमेंट के अंदर से केमिकल्स लेने जा रही थी, लेकिन वहाँ उसे रेमंड मिला और उसने रिबेका को बेसमेंट में जाने से रोक दिया। फिर उसने रिबेका को अपने ऑफिस जाने के लिए कहा। फिर हैरानी की बात है कि हमें उस बेसमेंट के अंदर एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और इसीलिए रेमंड ने रिबेका को बेसमेंट में नहीं जाने दिया। खैर, फिर रेमंड रिबेका को एक ड्रिंक देता है। जब वो प्रपोज करता है तो रिबेका कहती है कि वो शराब नहीं पीती और रेमंड से कहती है कि उसे रात में भी काम करना पड़ता है, लेकिन रेमंड साफ मना कर देता है। हमें ये भी पता चलता है कि रेमंड किसी को भी मुर्दा घर के अंदर नहीं जाने देता। बाद में रिबेका सोने के लिए घर चली जाती है। मीनवाइल मुर्दा घर के बेसमेंट के अंदर हम रेमंड और एक और आदमी को जंजीरों से बंधा हुआ देखते हैं, लेकिन हम उस आदमी को नहीं देखते। अगली सुबह रेबेका उठती है और टेबल पर एक नोट देखती है जिस पर किसी तरह का निशान बना होता है। हालांकि रेबेका इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और काउंसलिंग के लिए चली जाती है। यहाँ मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि रेबेका असल में ड्रग्स और शराब की आदी थी और उसकी लत काफी बढ़ गई थी। ये सब तब शुरू हुआ जब रेबेका 15 साल की थी और उसके पिता की मौत हो गई थी। तो 1 साल पहले कैली रेबेका से मिली, जिसकी मदद से रेबेका ठीक हो गई। रेबेका को 1 साल बीत गया और वो अब ठीक है, यानी उसने अपनी ड्रग्स की लत छोड़ दी है। रेबेका एक स्पीच देती है और हम वहाँ उसकी दादी को भी देखते हैं। फिर जैसे ही रेबेका जा रही होती है, वो वहाँ एक आदमी को देखती है और थोड़ी घबरा जाती है। वो थोड़ी देर अपनी दादी से बात करती है, फिर कैली आती है और उससे बात करने लगती है। रेबेका घर जाती है। रास्ते में वो एक आदमी को ड्रग्स खरीदते हुए देखती है और रेबेका का थोड़ा ध्यान भटक जाता है। तभी रेमंड रेबेका को फोन करता है और बताता है कि आज उसके पास बहुत काम है, इसलिए रेबेका को मुर्दा घर जाना है। रेबेका मान जाती है और सीधे मुर्दा घर चली जाती है। वो एक आदमी की बॉडी को संभाल कर रखना शुरू करती है जिसकी हालत बहुत खराब है। फिर वो आदमी की फाइलें चेक करती है और हम देखते हैं कि वो आदमी अपनी आंखें खोल रहा है और हिल रहा है। उसकी फाइलों में हमें वही निशान दिखता है जो रेबेका के घर में मिले नोट में था। रेबेका उस आदमी का अंतिम संस्कार करती है और फिर दूसरी बॉडी लेने जाती है। वो खिड़की से देखती है कि उसकी कार का दरवाजा खुला था, इसलिए वो उसे बंद करने जाती है। हमें खिड़की के शीशे में लाल आंखों वाला एक आदमी भी दिखता है। रिबेका फिर अंदर जाती है और केमिकल लेने के लिए स्टोर रूम में जाती है। वहाँ उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और उसके सिर में दर्द होने लगता है। अचानक वो खुद को एक कुर्सी पर बैठी पाती है, लेकिन उसे याद नहीं कि वो कब बैठी थी या वहाँ कैसे पहुंची। तभी रिबेका को रेमंड का फोन आता है। रेमंड उससे पूछता है कि सब ठीक है। रिबेका कहती है कि सब ठीक है। हम देखते हैं कि रेमंड अपनी छाती पर कुछ बना रहा है। फिर रेमंड फोन रख देता है। वो जाकर एक और बॉडी ले आती है और अचानक लाइट चली जाती है और वो बॉडी भी हिलती हुई दिखती है, जिसका मतलब है कि मुर्दा घर के अंदर कुछ बहुत अजीब हो रहा है। हालांकि अब जब क्रिमेशन के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क की जरूरत होती है और कोई लाइट नहीं होती है, तो रिबेका जलाने के लिए कुछ लेने जाती है और उसे एक डिब्बा मिलता है जिसमें जलाने वाली लकड़ी के कुछ टुकड़े होते हैं। तो वो जाकर बॉडी के पास एक टुकड़ा रख देती है और हमें वहाँ दीवार के पीछे एक सिंबल दिखाई देता है जो चमक रहा है और वो बॉडी भी बहुत अजीब तरह से हंसने लगती है। लेकिन क्योंकि वो एक चादर से ढकी होती है, रिबेका को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। फिर रिबेका उस बॉडी का क्रिमेशन करती है और तीसरी बॉडी को संभाल कर रखना शुरू कर देती है। बॉडी असल में एक लड़की की होती है। आगे क्या होता है कि अचानक रिबेका को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो देखने जाती है। उसकी जाने के बाद वहाँ मौजूद लड़की की आंखें खुलती हैं। वहाँ रिबेका को दीवार के पास एक आदमी दिखता है जिसकी आंखें लाल हैं और वे बहुत ज्यादा चमक रही हैं। लेकिन अचानक वो चीज गायब हो गई और रिबेका ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे बचाने के लिए घर वापस चली गई। लेकिन लड़की की बॉडी वहाँ नहीं थी और रिबेका ये देखकर बहुत डर गई और वो लड़की की बॉडी ढूंढने लगी। तभी अचानक किसी का फोन बजा।
दूसरी तरफ वाला आदमी रेबेका के पिता बनकर बात कर रहा था, जो बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। उसने अपनी मौत के लिए रेबेका को जिम्मेदार ठहराया। रेबेका को अचानक वहम होने लगा और उसने अपनी कलाई से खून टपकता देखा, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फोन फिर से बजा और दूसरा किनारे पर खड़ा आदमी पुलिस को रेबेका के गायब होने की रिपोर्ट कर रहा है। ये सब तब हुआ जब रेबेका 15 साल की थी, जिसका मतलब है कि उसे अपना पास्ट याद आ रहा है। रेबेका अचानक बेहोश हो जाती है और खुद को अपने घर में पाती है, लेकिन उसे याद नहीं कि वो वहाँ कैसे पहुंची। वो बहुत डरी हुई है। तभी कैली आ जाती है। हम बाथरूम के शीशे पर देखते हैं कि किसी ने मुझे अंदर आने दो लिखा है। कैली वहां इसलिए आई क्योंकि उसने रेबेका की कार ड्रग डीलर की कार के पास देखी और सोचा कि रेबेका ने शायद फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। लेकिन रेबेका कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया है और रोने लगती है। कैली उसे गले लगाती है, लेकिन फिर रेबेका पर भूत सवार हो जाता है और वो अपने काउंसलर की उंगली अपने दांतों से काट लेती है। फिर उसे बोतल खोलने वाले औजार से मारती है। इससे रेबेका इतनी डर जाती है कि वो रेमंड को फोन करके सब कुछ बता देती है। रेमंड कहता है कि उसे पता था कि कुछ होने वाला है और रेमंड उसे जल्दी से मुर्दा घर वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। फिर हम देखते हैं कि कैली पीछे से उठकर रेबेका की तरफ चलने लगती है, लेकिन रेबेका फोन पर होती है, इसलिए उसे पता नहीं चलता कि ये हो रहा है। फिर असली कैली दरवाजा खटखटाती है। उसे बाहर देखकर रेबेका को एहसास होता है कि जिस इंसान को उसने अभी मारा था वो कोई और था, मतलब वो इंसान नहीं थी। रेबेका जल्दी से मुर्दा घर जाती है क्योंकि रेमंड ने उसे जाने के लिए कहा था। वहाँ रेमंड उसे समझाता है कि मुर्दा घर असल में एक जेल है जहाँ राक्षसों को बंदी बनाकर रखा जाता है। हमने अब तक कैली के बारे में बहुत सारी जानकारी देखी है, मैंने ये सब देखा है, लेकिन राक्षसों के लिए जेल का आइडिया बहुत दिलचस्प है। देखो, बात ये है कि वो मुर्दा घर असल में नर्क का दरवाजा है और वहाँ से राक्षस आते रहते हैं और राक्षस का काम उन राक्षसों को जलाकर वापस नर्क भेजना है। और यहाँ कोई भी राक्षस सीधे किसी इंसान पर कब्जा नहीं कर सकता, इसलिए वो इन लाशों में छिप जाता है और समय समय पर इंसान को तोड़ने की कोशिश करता है, जैसे वो रेबेका को उसके ड्रग्स की लत की वजह से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यानी अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो इनडायरेक्टली कब्जा करने की तैयारी थी। और देखो, अगर जिस शरीर में राक्षस छिपा है उसे समय से पहले जला दिया जाए तो वो इंसान कब्जा करने से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर वे राक्षस का नाम और वो कहाँ से आया है ये पता नहीं लगा पाए तो राक्षस कभी वापस नहीं जाएगा, यानी वो वहां नहीं जा पाएगा जहां से वो आया था। और चूंकि उस समय वे राक्षस का नाम नहीं ले सकते थे क्योंकि उन्हें नाम नहीं पता था, इसलिए उन्हें राक्षस का नाम और वो कहाँ से आया है ये पता लगाना था। उन्हें इसे ढूंढना होगा और ऐसा करने के लिए उन्हें मुर्दा घर में कागज के वही टुकड़े जलाने होंगे और 4 निशान ढूंढने होंगे जो कागज के टुकड़ों की रोशनी में आग की तरह चमकेंगे। कागज के टुकड़े असल में बाइबल के पन्ने हैं, वही टुकड़ा जो रेबेका ने बॉडी पर रखा था। आपको याद होगा कि निशान वहां भी चमक रहा था। फिर जब उन्हें निशान मिल जाते हैं तो उन्हें निशानों को एक खास बोर्ड पर रखना होता है और फिर उस बोर्ड को बॉडी पर ऐसी जगह रखना होता है जहां वे निशान देख सकें। फिर उस बोर्ड को बॉडी के पास रखकर उन्हें बॉडी को जलाना होता है। अब वो रेबेका को बताता है कि एक राक्षस रेबेका पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और दूसरे राक्षस रेबेका को कंफ्यूज कर देंगे और उसकी दिमागी हालत और खराब कर देंगे। और अगर कोई इंसान पूरी तरह से राक्षस के कब्जे में है तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। खैर, अब यहाँ इससे पहले कि रेमंड रेबेका को सब कुछ बता पाता, रेबेका पर एक राक्षसी सेना का कब्जा हो जाता है और वो रेमंड पर हमला कर देती है। लेकिन रेमंड ने अपनी छाती पर एक निशान बनाया हुआ था जिसने उसे राक्षस से बचाया। वो जल्दी से मुर्दा घर से बाहर निकलता है और उसे एहसास होता है कि अब वो रेबेका के लिए कुछ नहीं कर सकता। अंदर रेबेका को होश आ जाता है और वो अब अकेली होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास जो जानकारी है उसी से उसे सब कुछ करना है। इस बीच राक्षस उसका शिकार कर रहे थे और उन्होंने रेबेका की दादी और पिता का रूप धारण करके उसे मार डाला। राक्षस रेबेका पर हमला करता है, लेकिन रेबेका सरेंडर कर देती है। वो मानती है कि वो खुद को चोट पहुंचा रही थी और उसकी जांघ में गंभीर चोट लगी थी, जिसका मतलब है कि यहाँ जो हो रहा था वो असली नहीं था, जिसका मतलब है कि यहाँ एक मानसिक और अंदरूनी लड़ाई चल रही थी। अब रेमंड रेबेका को बुला रहा है और रेबेका ऑपरेटिंग रूम में जाती है, जहाँ पहले गायब हुई महिला का शरीर अपने आप टेबल
पर चला गया है। रेबेका इस पर ध्यान नहीं देती और उसकी जांघ पर सिलना शुरू कर देती है। फिर शरीर हिलता है, लेकिन रेबेका ये नहीं देखती है। फिर जैसे ही रेबेका उसके पास से गुजरती है, लड़की रेबेका को पकड़ लेती है, लेकिन इसके बजाय वो उसके हाथों को एक तार से बांध देती है और उसे टेबल से बांध देती है। फिर वो जाती है और फोन उठाकर रेमन को सब कुछ बताती है। तब रेमन उसे बताता है कि रेबेका को भूत के कब्जे वाले शरीर पर अपना खून डालना होगा और फिर उस शरीर को जलाना होगा। और रेबेका ठीक वैसा ही करती है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलता है और भूत अभी भी उसे परेशान कर रहा है। और वास्तव में वो रेबेका को उसके बचपन की भयावहता दिखा रहा है। रेबेका रेमन को बताती है कि भूत अभी भी उसे परेशान कर रहा है, इसलिए वो कहता है कि उसने रेबेका को पूरी कहानी नहीं बताई। वो रेबेका को तहखाने में जाकर कुछ टेप खोजने के लिए कहता है। रेबेका जल्दी से तहखाने में जाती है और कुछ टेप ढूंढती है। रेमन बताता है कि उसकी पूर्व सहायक वैलेरी पर भूत का कब्जा है। पूरी तरह से भूत प्रेत के कब्जे में था, इसलिए उसे वैलेरी को वहीं कैद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। थोड़ी रिसर्च के बाद उसे पता चला कि अगर वो भूत प्रेत के कब्जे वाले इंसान के खून का इस्तेमाल केमिकल्स की जगह लाशों को बचाने के लिए करे, तो वो भूतों को लाशों के अंदर फंसा सकता है जहां भूत छिपे हुए थे। इसका मतलब था कि जलने के बाद वे सीधे नरक में चले जाएंगे, मतलब वे कहीं और नहीं जा पाएंगे। पहले भूत प्रेत के कब्जे वाले शरीर खत्म हो जाते थे, इसलिए जलने के बाद वे दूसरा नया कंटेनर ढूंढना शुरू कर देते थे। मतलब वे नरक नहीं जाते थे, वे वहीं रहते थे। लेकिन वैलेरी के खून के साथ जो हुआ वो ये था कि जलने के बाद वे उसके अंदर फंस जाते थे और जलने के बाद वे सीधे नरक में चले जाते थे। खैर, इस सब के लिए वो वैलेरी के खून का इस्तेमाल कर रहा था और वैलेरी को बेसमेंट में कैद कर रहा था। और अब आप समझ गए होंगे कि बेसमेंट में जंजीरों से बंधा हुआ इंसान कौन था। वो रेमंड का पुराना मुर्दा घर का असिस्टेंट था। रेबेका इस सब से डर जाती है, लेकिन मॉन्स्टर से बचने के लिए वो पूरे मुर्दा घर में सिंबल ढूंढने लगती है। दूसरे मॉन्स्टर रेबेका को डराते रहते हैं, वे उसे वहम भी दिखाते हैं। और फिर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो रेबेका को देख रहा है। रेबेका को चारों सिंबल मिल जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर रेबेका को फिर से पीटना शुरू कर देते हैं और हमें रेबेका के बचपन की एक झलक मिलती है। एक सीन दिखाया जाता है जहां पता चलता है कि जब वो 15 साल की थी तो ओवरडोज से लगभग मर ही गई थी, लेकिन उसके पिता ने उसे बचा लिया। रेबेका को होश आता है और वो वैलेरी को ढूंढने बेसमेंट में जाती है, जो अभी भी जिंदा है और रेबेका से मदद मांग रही है। रेबेका वैलेरी के खून की एक बोतल लेकर ऊपर लौटती है। वो फ्रीजर में हर बॉडी को देखती है और एक बॉडी पर एक सिंबल पाती है। जो मॉन्स्टर रेबेका पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, उसी ने मॉन्स्टर पर कब्जा किया था। सच तो ये है कि मॉन्स्टर को एक जिंदा इंसान की जरूरत थी। रेबेका बॉडी को कसकर बांधती है, उस पर एक तख्ता रखती है और वैलेरी का खून बॉडी में डालना शुरू करती है, जिससे बॉडी के माथे पर एक सिंबल बन जाता है। फिर रेबेका बॉडी को जला देती है, जिससे मॉन्स्टर चीखने लगता है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां बेन रेबेका को बचाने जाता है। वो एक पत्थर से टकरा जाता है और उसका सिर टकरा जाता है। रेबेका ये घटना देख लेती है। रेबेका को फिर से दिखाया जाता है। वो सोच रही होती है कि सब ठीक है, लेकिन जैसे ही वो वैलेरी को बचाने के लिए बेसमेंट का दरवाजा खोलती है, उसे एक मॉन्स्टर दिखता है। बेन के भेष में एक मॉन्स्टर रेबेका को गिरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वो अपने पिता बेन को देखती है, जो उसे बताता है कि बेन के साथ जो हुआ वो रेबेका की गलती नहीं है और उसे बुरा महसूस करना बंद कर देना चाहिए। रेबेका को होश आता है और वो जल्दी से वैलेरी को बॉक्स से छुड़ाने के लिए बेसमेंट में जाती है, लेकिन अचानक वैलेरी पर भूत सवार हो जाता है और वो रेबेका पर हमला कर देती है। फिर रेमंड वहां आता है और उसकी छाती पर निशान देखकर भूत सवार वैलेरी बहुत डर जाती है और वो वापस बॉक्स के अंदर चली जाती है। खैर, इस बार रेमंड रेबेका को सब कुछ समझाता है, क्योंकि रेबेका बहुत डरी हुई थी। वो कहता है कि कई डेमन है, जैसे वो जो रेबेका को उसके पिता के रूप में मार रहा था, वे उसे मिमिक कहते हैं और वही बेसमेंट के अंदर था। और कई और डेमन है, लेकिन जो उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है वो मिमिक डेमन है। वो कहता है कि रेबेका भी उसी चीज से गुजर रही है जिससे वो आज गुजर रही है, और वो वैलेरी को न तो मार सकती है और न ही बचा सकती है। वो जादू कर सकती है, क्योंकि वो अब वैलेरी नहीं रही, बल्कि एक डेमन ने उस पर कब्जा कर लिया है। ये एक बदला हुआ रूप है, मतलब वो अब इंसान और डीमन का सेल्यूलर मिक्सचर है। वो कहता है कि वो लंबे समय से उन डीमन से लड़ रहा है और रेबेका को उसका साथ देना होगा, सबके भले के लिए नहीं, बल्कि उन दोनों के बचने और उन डीमन से बचने के लिए। अगर वे बाहर जाते हैं तो डीमन उन्हें परेशान करते रहेंगे। ये ऐसा है जैसे कहा जाए, अगर तुम इस मुर्दा घर में कदम रखोगे तो डीमन तुम्हें बाहर ढूंढ लेंगे। और इसका कारण ये है कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो डीमन उन्हें ढूंढ लेंगे
और वे चाहे कुछ भी कर लें, डीमन उन्हें वापस अंदर ले आएंगे। उन्हें बारी बारी से डीमन को बाहर निकलने से रोकना होगा। ऐसा करने के लिए उन्हें उस लाश को जलाना होगा जिस पर उन्होंने कब्जा किया है। हालांकि ये सब सुनने के बाद रिबेका को अब कोई परवाह नहीं है। वो जाने लगती है, लेकिन बाहर वही नकली मॉन्स्टर देखती है और उसे देखकर उसे एहसास होता है कि उसे उन मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा, क्योंकि वे मॉन्स्टर्स उसे बाहर भी परेशान करते रहेंगे। इसी पक्के इरादे के साथ रिबेका वापस मुर्दा घर के अंदर जाती है, जिसका मतलब है कि वो अब मॉन्स्टर्स को खत्म करेगी और बाहर की दुनिया को बचाएगी। और बस इसी के साथ फिल्म द मॉर्चरी असिस्टेंट खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।